वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था को हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और ये पहला लेक्चर है जिसे कि आप यहाँ वीडियो के जरिए देख पा रहे हैं। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसका भरपूर लाभ लीजिए। अगर आप महंगे कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं हैं, कहीं किसी कोचिंग में जाकर मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियोज़ को ही फॉलो कर सकते हैं और इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोरी सलाह दी जा रही है, बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया है और वो सफल हुए। तो आइए इसे आरंभ करते हैं। हिंदी माध्यम का है, विशुद्ध हिंदी में लिखा गया और हिंदी में ही समझाया गया। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पुराने लहजे में, यानी PYQs को देखेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। और अगर आप पिछली श्रृंखलाओं को देख रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण की चल रही है, इसके अलावा विज्ञान की चल रही है, शुरू हो चुकी है, भूगोल और इतिहास की पहले से ही चल रही थी, कई सारे उसमें लेक्चर आ चुके हैं, तो उसमें आपने अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि पहले PYQ क्यों बताया जाता है, उसकी महिमा का वर्णन वहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ हम उस पर समय नष्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पुराने प्रश्नों को देख लेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। आइए इसे आरंभ करें। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्सेज लेने ही हैं तो आप यहाँ नंबर दिए हैं, संपर्क कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि जो PDF आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसके आधार पर ये भाषणबाजी होती है, वो सब मिल जाएगा। साथ में पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जहाँ भी आपके डाउट होंगे, शंकाएं होंगी, उनका समाधान किया जाएगा। तो अगर इच्छा है तो आप नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। सर का WhatsApp नंबर है, आप चाहें तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कहा गया वैसे ही हाजिर हो गया। राज्य व्यवस्था विषय से पूछे गए प्रश्न, जो कि RO या RO प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, मतलब कुल मिलाकर समीक्षा अधिकारी के जितने भी पुराने एग्ज़ाम हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाया है, जो कि आपके काम के हैं। काम के का मतलब यहाँ पे इससे है कि आप तथ्य नहीं सीखेंगे। तथ्य तो हम लोग पूरे लेक्चर में देखने ही वाले हैं, मतलब आगे जो श्रृंखला में हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे। यहाँ तथ्यों को इकट्ठा करना प्रश्नों के माध्यम से, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और हाँ, इसका उत्तर एकदम बढ़िया स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, और ये दिया गया है संविधान के भाग। तो संविधान के भागों और उसके अंतर्गत आने वाली चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ फिलहाल दिया है कि भाग 9 जो संविधान का है, हमारे भारतीय संविधान का है, उसमें पंचायतों का उल्लेख, ठीक है। और 9A या 9K आप कह सकते हैं हिंदी में, तो वहाँ पर है नगर पालिकाएँ। सहकारी समितियों का जो प्रावधान है वो 9ख या 9B, जो भी आप कहना चाहें, उसमें मौजूद है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भागों की संख्या दी हुई है और उनके अंदर जो प्रोविज़न है वो दे रखे हैं। लेकिन यहाँ जो दिया था अधिकरण, ये भाग 10 में शामिल नहीं है। भाग 10 असल में है क्या, तो अनुच्छेद 244, इसके तहत जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित उपबंध आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अधिकरण इत्यादि यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये गलत दिया है और हमें गलत ही चुनना था। ये जो नहीं शब्द है ये बड़ा ही घातक होता है। अगर आप इसे जरा सा भी नज़रअंदाज करते हैं तो आपके नंबर चले जाते हैं। आगे देखते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। पहले इधर वाले को कंप्लीट करेंगे, फिर इधर वाले कॉलम में आएंगे। तो प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कुछ 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से सही कौन सा है ये आपको तलाश कर बताना है। तो कथन एकदम स्पष्ट है। कहा गया कि संघ मंत्री परिषद, यहाँ देखिए आप, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ध्यान से एक एक शब्द को आपको देखना है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। जिसके प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे उसी के प्रसाद पर्यंत उतार भी दिए जाएंगे, ये भी बात। लेकिन यहाँ ये प्रश्न है कि क्या वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, तो ऐसा तो कहीं आपने सुना नहीं है। असल बात क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ सलाह जो है वो प्रधानमंत्री से ली जाती है। राष्ट्रपति भी एकदम से अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है, कहने के लिए उसके प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन सलाह उसमें प्रधानमंत्री की ही होती है, ठीक है। तो यहाँ केवल जो पहला कथन है वही सही है, ये दूसरा वाला गलत है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अनुसूचियाँ दी हुई हैं जिससे कि हर साल लगभग प्रश्न पूछा जाता है। ये आयोग का फेवरेट एरिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट मिलान आपको करना है। 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और उसमें है क्या वो सब दिया है।
तो इसका मिलान करना आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, मिला लीजिए इसको। ठीक है, ये 7वीं जो है इसको विधायी शक्तियों के वितरण से मिला लीजिए। उसके बाद आप देखें 8वीं में भाषाएं हैं और कुछ हो ही नहीं सकता है। दल बदल वाला जो है वो 10वीं में आता है, 9वीं में आ जाएगा आपका कुछ अधिनियमों का जो विधि मान्यकरण है वो सब। ऐसे लिस्ट वाले प्रश्नों में अच्छी बात ये होती है ना कि 2 अगर आपने मिला लिया तो बहुत संभावना होती है कि 2 जो और बचे हुए हैं वो आपको चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उत्तर आपको सरलता से मिल जाता है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि सभी आपको मिलान करके देखना पड़ता है। इसके बाद देखें अगले प्रश्न को, जो कि आपको इधर दिखाई देगा। तो देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के आधार पर नहीं हो सकता है। तो युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ऐसा होता है, लेकिन आंतरिक अशांति के लिए ये प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अब ये देखें, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को, हिंदी भाषा के पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। अब ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आपको चुनना था। तो निश्चित तौर पे ये 58वां है, जो कि 1987 में हुआ था। न सिर्फ संविधान संशोधन का क्रम आपको पता होना चाहिए, साथ में वर्ष भी मालूम होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। ये देखिए, यहाँ एक बार फिर से लिस्ट हाजिर है, लेकिन इसमें प्रावधान दिया हुआ है और संविधान का भाग दिया है। मिलान ये पहले से किया हुआ है, कोई एक गलत हो गया है और वो गलत यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। और नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है वो भाग 9A में है, 9 या आप 9A कह सकते हैं उसे। निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है वो सब आपको 15वें भाग में दिखाई देते हैं। ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, 15 है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो भाग 7 दिया हुआ है उसमें संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से चला आएगा। संघ और राज्य क्षेत्र इत्यादि की जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में जो बातें कही गई हैं वो भाग 1 में है, भाग 7 में तो है नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाग 7 असल में है क्या, ये तो दिखाई ही नहीं देता है, तो दिखेगा कैसे। इसको कर दिया गया है निरस्त, लेकिन इसके बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए, इसमें भाग B के राज्यों का समावेश था, इसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त तब किया जाता है जब उपयोगिता समाप्त हो जाती है, मतलब उसका कोई खास उद्देश्य न हो तो उसे निरस्त कर देते हैं। अब भाग B के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर इसमें आता है, मध्य भारत का क्षेत्र आता है, मैसूर, इसके अलावा आपका जो पूर्वी पंजाब राज्य संघ है जिसे कि आप पेप्सू कहते हैं, इसके अलावा राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, इस तरह के पटियाला इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो इसमें भाग B के राज्यों में आते थे। तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है, समावेश इत्यादि है, वो इसमें था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। तो ये भाग 7 तो यहाँ होगा नहीं, बाकी जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो सब सही। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है, और इसमें ये पहचानना होता है ना कि दोनों सही है या नहीं, और सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे के लिए सटीक व्याख्या कर पा रहे हैं या फिर एक दूसरे को सही सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, अभिकथन ये कहता है, यहाँ A के तौर पे आप देख पा रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों, यहाँ देखें, संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। यहाँ किस लिए हो रहा है वो बताया गया। कार्यपालिका की शक्ति जो है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है उसका कारण बताया गया। यहाँ एक और कारण दिया है। कारण ये कहता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके जो भारत सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। तो भारत सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है ना, ये इसे कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती है। मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों बातें सही हैं अपनी जगह पे, दोनों में से कोई गलत नहीं है। वो देख के भी मालूम हो रहा है, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो भी पकड़ लेंगे, लेकिन इसका आपस में कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं दिखाई देता है। दोनों दो बातें और दोनों सही हैं। तो इसीलिए यहाँ जो ऑप्शन है उसमें से हमने B को चुना था कि A और R दोनों सही हैं, और R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है, सही दोनों है। ठीक है, इसके बाद लिस्ट को देखते हैं। अब यहाँ लिस्ट मिलान फिर से हाजिर हो गया है, ये बार बार पूछेगा। यहाँ भी अनुसूचियाँ दी हुई हैं, प्रश्न रिपीट करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो 7वीं अनुसूची है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है। इसमें से कुछ को हमने पीछे भी देखा था और देख लीजिए इसमें। तो भाषाएं, दल बदल कानून जो है, दल परिवर्तन के आधार पे जो कानून बनते हैं या अर्हता जो है उसको निरस्त किया जाता है, वो सब, और संवर्ती सूचियाँ, संघ राज्य इत्यादि, वो सब। इसके अलावा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो मिलान इसमें करेंगे तो जो D वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, उसी हिसाब से कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि 7वीं से मिला लीजिए आप जो संघ राज्य और संवर्ती सूचियाँ हैं उनको। संघ सूची के विषयों में केंद्र सरकार अपना हिस्सा रखती है, कानून बनाने का अधिकार उसका होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार का होता है, संवर्ती में दोनों का होता है। तो किस सूची में कौन कौन से विषय हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल
इसके बाद आपने मिलाया है, इसमें डी वाले ऑप्शन को चुना है, तो बी वाले को आप पहले से मिला लीजिए, तो आपका 8वीं में भाषाएं आ जाएंगी। पीछे भी हमने देखा था दल परिवर्तन वाला जो है वो 10वीं में है ही है, और 9वीं में आपने पीछे भी देखा था, ये अधिनियमों का विधि मान्यकरण इसमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमने बात की, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं जिन्हें कि हम देखेंगे पहले। तो यहाँ देखें, इस प्रश्न में कहा गया, नंबर नहीं पड़े हुए हैं इसीलिए इस प्रश्न कहा जा रहा है। अगर नंबर पड़े होते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहा जाता। खैर कोई बात नहीं। देखिए, संस्थाएं और उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। अब इसमें मिलान पहले से कर रखा है, आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पर है, तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ये आप यहाँ से समझें। तो अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना हुई थी, मतलब ये जो परिषद है इनकी स्थापना का जो समय है वो 1990 का है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का वर्ष यहाँ दिया हुआ है 1964, और मानवाधिकार आयोग का 1993। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का जो ये समय दिया हुआ है ना, ये करीबी जरूर है लेकिन सही नहीं है। मिलते जुलते विकल्प आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, इसकी स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय विकास परिषदों की स्थापना, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ये 1952 में हुई थी, न कि 1954 में। एग्जैक्ट डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए, 6 अगस्त 1952। ठीक, तो ये तारीख आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दे रखे हैं। मौलिक अधिकार जितने भी हैं उनके अंदर क्या क्या प्रावधान है, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन से अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मौलिक अधिकार आपको बाईं तरफ दिखेगा और अनुच्छेद जो है वो दाहिनी तरफ दिखेगा। गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढनी है। तो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है उसका अंत, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 17 में है, यानी अनुच्छेद 17 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 25 से, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसका जो प्रावधान है मौलिक अधिकारों में वो अनुच्छेद 29 में, यानी 29 आर्टिकल नंबर जो है उसमें दिखाई देता है। लेकिन गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 23 में नहीं है, तो फिर है कहाँ पे? तो ये अनुच्छेद 22 में है। आर्टिकल नंबर 22 में इसका जो प्रोविज़न है वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको लिस्ट मिलान करना है। यहाँ समितियाँ और उनके स्थापना का समय दिया हुआ है। इसमें पी.के. थुंगन कमेटी है, पंचायती राज और इससे संबंधित जो प्रावधान थे उसी से जुड़ी हुई समितियाँ हैं। पी.के. थुंगन कमेटी है, बी.आर. मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, एल.एम. सिंघवी समिति या कमेटी है। समय दिया हुआ है। अब समय मिलान के साथ आपको देखना होगा। तो देखिए, इसका डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही माना है और उसी को हम भी सही मानेंगे। पी.के. थुंगन का जो टाइम है वो 1988 यानी 1988 का है। अशोक मेहता का जो समय है वो आपका 1977 का है, यहाँ मिला लीजिए। और हाँ, बी.आर. मेहता जो है उनको मिला लीजिए 1957 से, एकदम पहले वाले से, और एल.एम. सिंघवी को मिला लेंगे 1986 से। ये हमारा मिलान इसमें सही दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो कि बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पूछा गया कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक ऐसा जिसे कि विधानसभा ने पहली बार पारित कर दिया है, विधानसभा के द्वारा वो पास कर दिया गया है, अब वो विधान परिषद के पास गया है, तो विधान परिषद उसको अधिकतम कितने समय तक अपने पास रोकेगी, मतलब कितने माह तक वहाँ वो पड़ा रह सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ धन विधेयक की बात नहीं पूछी जा रही है, उसको निकाल कर बाकी जो विधेयक है उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 4 महीने के लिए जो विधान परिषद है वो किसी विधेयक को रोक सकती है। ठीक, और अगर धन विधेयक है तो वही 14 दिन वाला प्रावधान होता है, उसमें इनका कोई वश तो चलता नहीं है, सिर्फ रोक सकते हैं, नहीं तो वो खुद ही पारित हो जाता है। लेकिन अब जो सामान्य विधेयक या ऐसे धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों की बात है तो वो 4 महीने तक रोका जा सकता है। अब इसमें 4 तो दिया नहीं है कहीं, और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। इसके बाद देखें अगले वाले को, वस्तु एवं सेवा कर की बात हो रही है। तो जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उनका एकीकरण कर दिया गया ताकि सहूलियत हो, बाजार को सहूलियत हो, ग्राहकों को सहूलियत हो और विक्रेताओं के लिए आसानी हो, साथ में सरकार को भी सुविधा हो। लेकिन असल बात यह है कि जीएसटी के आने से तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी साथ में आई। हर चीज़ का सिर्फ सकारात्मक पक्ष नहीं होता है, उसके कुछ नकारात्मक तथ्य भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें, फिलहाल ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ देखिए, बाईं तरफ आप देखिएगा ये वाला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने, अर्थात जो वयस्क मताधिकार का अधिकार है उसको देने का काम करता है। ये कौन सा आर्टिकल है, बस आर्टिकल नंबर आपको सेलेक्ट करना था। तो सीधी बात है, ये 326 है, मतलब 326। अच्छा, इसके नीचे वाला देखिएगा, भारत के संविधान का जो भाग 16 है, ठीक है, पार्ट 16 की बात हो रही है, उसका संबंध किस चीज़ से है? तो ये प्रशासनिक अधिकरणों से जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त सेवाओं से नहीं। ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ खास वर्गों के लिए
स्पेशल जो प्रोविज़न है, उपबंध है, वो दे रखे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पर राजनीतिक दलों का नाम दिया है, साथ में उनका स्थापना का समय दिया हुआ है। तो इसमें दिए गए जो राजनीतिक दल हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपकी, भारतीय जनसंघ है, साम्यवादी दल है और AIDMK है। अब बताइए, तो इसमें मिलान आपको करना था और मिलान के लिए देखिए यहाँ दिया हुआ है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप भी जानते हैं सबसे पुराना यही है, 1885 का है ना। तो सबसे पुराना ये हो गया। A.O. ह्यूम के सौजन्य से इसकी स्थापना होती है। पहला अधिवेशन आपका कलकत्ता में होता है। ठीक, तो ये सब हमने देखा। अच्छा, इसके बाद मैंने कह भी दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और आप मान भी गए। ये अधिवेशन असल में बम्बई में हुआ था, प्रस्तावित था कलकत्ता में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब कलकत्ता में काफ़ी सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, सम्मेलन या बैठकें, वो सब हुई हैं, लेकिन इसकी स्थापना के समय जो सम्मेलन होता है और उसमें 72 प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, तो वो बम्बई में आयोजित किया गया था और तारीख थी 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर 1885। दिसंबर में ही ज़्यादातर कांग्रेस के जो सेशन हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता था। गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ इसकी स्थापना की जाती है और बैठक भी वहीं पर होती है। तो ये सारी जानकारी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और इसे हम डिटेल में अभी इतिहास में और इसमें राज्य व्यवस्था में भी देखेंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ का देखते हैं। तो भारतीय जनसंघ की अगर बात करें तो ये 1951 का है ना, समय देखिएगा। और भारतीय साम्यवादी दल ये 1925 का है, पुराना ही है ये भी। और AIDMK जो है ये आपका 1972 का है। इस तरीके से इसको मिलान करेंगे और ये काम हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें 2 ही चीज़ दी हुई है, उसमें से कोई एक या 2, मतलब दोनों चुनने का भी ऑप्शन आपके पास है। फिलहाल आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, संविधान का जो पार्ट 9A है या आप कह लीजिए 9 उसमें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को संवैधानिक आधार दिया गया है। मतलब वो क्षेत्र कौन सा है, नगरीय क्षेत्र है कि ग्रामीण क्षेत्र है या फिर दोनों है। तो यहाँ बात हो रही है 9A की, ठीक है, 9 की नहीं बात हो रही है, 9A की बात हो रही है। तो उसमें किसका प्रावधान है, सिर्फ शहरी क्षेत्र का। शहरी क्षेत्र में जो निर्वाचन इकाइयाँ हैं, स्वशासन की बात की जाती है, तो उनसे संबंधित संवैधानिक आधार यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें जो इसका दूसरा वाला है उसको चुनेंगे, शहरी क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब कौन सा है जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमको दिखाई देता है। मतलब ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये 108 है, 108वें नंबर का अनुच्छेद है जिसमें कि ये प्रावधान हमें दिखता है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उन्हें डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम अपनी थ्योरी की ओर चलते हैं, जहाँ से हम विस्तार से चीज़ों को देखना आरंभ करेंगे। लेकिन वहाँ भी पहले टेबुलर फॉर्म में हम बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। जब तथ्य हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे तब हम डिटेल उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखेंगे। तो ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखते जाइए। जैसा कि आपको कहा था कि इसमें तालिकाबद्ध तरीके से सूचनाएं इकट्ठा करनी है, तो सबसे पहले यहाँ भारतीय संविधान के भाग दिए हैं, उनसे संबंधित विषय आपको दिखाई दे रहे हैं और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इनका वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक इनका ब्यौरा आप देख सकते हैं, वो सब दिया हुआ है। तो इसे ध्यान से देखें। संविधान का भाग 1, यहाँ पर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है और इसमें अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 तक हम बातों को देखते हैं। मतलब भाग 1 है, उसके अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और इसके अंदर जो प्रावधान है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है संविधान का भाग 2 जिसमें कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रावधान है। ये सब चीज़ें आप जानते भी हैं, रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। तो नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ये पूरा चलता है। इसके बाद नंबर आता है मौलिक अधिकारों का, जो कि भाग 3 में वर्णित है, आप सभी जानते हैं। 12वें से लेकर 35वें अनुच्छेद तक इनका जिक्र संविधान में किया गया है। इसके बाद चौथा भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इनका जो ब्यौरा हमें प्राप्त होता है वो अनुच्छेद 36 से आरंभ होकर 51 तक चलता है। तो ये सब तो संविधान की मूल अवस्था में उसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ज़रूरत महसूस की गई कि सिर्फ मौलिक अधिकारों से ही काम नहीं चलने वाला है। नागरिकों को आप अधिकार दे देंगे तो उन्हें कर्तव्य बोध कैसे होगा। तो उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए, देश के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है समझाने के लिए बाद में एक आर्टिकल जोड़ दिया जाता है 51A, ठीक है। और ये भाग 4A एक अतिरिक्त भाग संविधान में जुड़ जाता है और इसमें हम शामिल करते हैं मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह सारा काम किया जाता है। इसके बाद देखिए अब अगले वाले को, भाग 5 संघ सरकार का प्रावधान इसमें दिखाई देता है। 52वें से लेकर 151वें तक ये पूरा अनुच्छेद जो है इसमें कवर होता है। इसके अंदर कुछ अध्याय हैं।
तो अध्याय 1 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यपालिका से संबंधित इसमें जो प्रोविजन है वो दिए हुए हैं और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक सूचनाएं इकट्ठा हैं। अध्याय 2 संसद, ठीक, 79 यानी 79 से लेकर 122वें अर्थात 122 तक जो आर्टिकल हैं वो संसद के बारे में हमें बताते हैं, संसद के बारे में हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक। इसके बाद है अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का इसमें पूरा वर्णन प्राप्त होता है और ये 123 है यानी 123वें नंबर का आर्टिकल है। इसके बाद है अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका की चर्चा इसमें विस्तार पूर्वक है जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक आपको मिल जाएगी। इसके बाद अध्याय 5 को देख रहे हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका जो वर्णन है वो 148वें आर्टिकल से स्टार्ट होता है और ये 151वें तक आपको दिखाई देता है। इसके बाद नंबर आता है पार्ट 6 का यानी भाग 6 का, इसमें राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकारों के लिए जो प्रोविज़न है, प्रावधान है वो 152वें आर्टिकल से शुरू होता है, अनुच्छेद से शुरू होता है और ये 237वें तक अनवरत चलता रहता है। लेकिन इसमें भी अध्याय हैं, इसमें भी अलग अलग हिस्से इसके किए गए हैं। जैसे कि अध्याय 1 में साधारण चीज़ें आपको दिखेंगी, ये 152 नंबर का जो आर्टिकल है उसको कवर करता है। उसके बाद अध्याय 2 जो है इसमें कार्यपालिका का प्रावधान है जो कि 153वें से शुरू होकर 167वें आर्टिकल तक चला गया है। उसके बाद है राज्य का विधानमंडल अध्याय 3 में जो कि 168 से लेकर 212वें तक फैला हुआ है। और देख लेते हैं, यहाँ है अध्याय 4, 5 और 6। तो चौथा वाला जो अध्याय है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन प्रदान करता है और इसमें जो अनुच्छेद कवर होता है वो 213वां है। 123 राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए 213, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके बाद है अध्याय 5, यहाँ आप देखें राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय और इनका जो प्रावधान है वो 214 से शुरू होकर 232 तक दिखाई देता है। इसके बाद है अध्याय 6 और इसमें अधीनस्थ न्यायालयों का ब्यौरा और ये आर्टिकल 233 यानी 233 से लेकर 237 तक फैला हुआ है। इसके बाद हम भाग 7 को देखेंगे और भाग 7 या पार्ट 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची और उसका खंड ख ये निरस्त हो गया था, जैसा कि पीछे भी आपको जब PYQ की हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ भी बताया था, इसको निरस्त कर दिया गया 238 नंबर का आर्टिकल और साथ में ये पूरा हिस्सा। इसके बाद है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र और 239 से लेकर 242 इसका जिक्र किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनुच्छेद है, ये भाग है और बीच में जो प्रावधान या जो चीज़ इसके अंदर है वो दी हुई है। इसके बाद भाग 9 है, इसमें आप जानते ही हैं कि पंचायतें हैं और 243 से लेकर 243O तक ये फैला हुआ है। इसके बाद 9A, ये पार्ट 9A और 9B, तो 9A में नगर पालिकाएँ हैं, 9B में सहकारी समितियाँ हैं। नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है वो 243P से शुरू होता है और ये 243ZG तक चला गया है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट देखने में लग रहा है लेकिन ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद देखें सहकारी समितियों को लिख कर याद करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बोल कर इसे याद करेंगे तो ये लंबे समय तक दिमाग में रहेगा नहीं, लिख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो सहकारी समितियों की अगर बात की जाए तो ये 243ZH से शुरू होती हैं, मतलब इनकी जो बातें हैं वो स्टार्ट होती हैं और ये 243ZT तक चली गई। 9B को ये कवर करती है, पार्ट 9B में इन्हीं के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद पार्ट 10 है यानी भाग 10 है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं और 244वें अनुच्छेद से शुरू होकर 244A तक चला गया है इसका विस्तार। इसके बाद है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध की चर्चा यहाँ पर की गई है, कैसे संबंध होते हैं, कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर 245वें अनुच्छेद से शुरू होता है और 263वें तक ये चला गया है। यहाँ सिर्फ हम तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, अभी इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी हम देखने वाले हैं, आगे इस श्रृंखला में वो सब चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो फिलहाल भाग 11 को हमने देख लिया। भाग 12 जो है वो आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन भाग 11 में कई सारे अध्याय हैं। तो पहले अध्यायों को देख लेते हैं। देखिए अध्याय 1 में विधायी संबंध है, ठीक है। यहाँ संघ और राज्यों के बीच के संबंध की चर्चा हो रही है। तो राज्यों और संघ के बीच में कैसे संबंध होते हैं? विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, कोई एक तरीके का संबंध तो रहेगा नहीं। तो विधायी संबंध जो है वो अध्याय 1 में है और 245वें से लेकर 255वें अनुच्छेद तक इनका ब्यौरा प्राप्त होता है। प्रशासनिक संबंधों का जो जिक्र है वो 256 से शुरू होकर 263 तक चला गया है, ये हमने देखा। इसके बाद आपका भाग 12 आ जाता है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में इसमें ब्यौरा दिखाई देता है, ठीक। और 264वें से लेकर 300A तक इसमें प्रावधान आपको दिखाई देते हैं। आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में इसे वैधानिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था, तो वो यहीं पर आ गया है, ठीक। और इसमें भी अध्याय हैं। अध्याय 1 जो है वो वित्त को दिखाता है और ये 264 से लेकर 291 तक पूरा फैला हुआ है। और ऋण लेने संबंधित
मतलब कर्जा लेने संबंधित जो प्रावधान है वो आपको अध्याय 2 में दिए हुए हैं और 292वें से लेकर अनुच्छेद 293 तक इनका जिक्र किया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति की बात है, संविदाओं की बात है, अधिकारों की चर्चा है, बाध्यताएं क्या हैं और इस पर कौन से वाद विवाद हो सकते हैं उन सब की चर्चा है। ठीक है, और ये 294 से 300वें आर्टिकल तक चला गया है। इसके बाद है अध्याय 4, ये अंतिम है, जो कि बाद में मौलिक अधिकारों से हटाकर इसमें डाल दिया गया था। ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक, ये 300A है, इसे हमने देखा। इसके बाद भाग 13 को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, भाग 13वां जो है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक ये पूरा फैला हुआ है। इसके बाद है भाग 13, माफ कीजिएगा, भाग 14। 13 को तो हमने देख लिया है यहाँ पे। भाग 14 में क्या कहा गया है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो सब इसमें दी हुई हैं और ये 308 से लेकर 323 तक। अब इसमें भी अध्याय हैं। सेवाओं में पहले तो सेवा कौन कौन सी होती है वो चर्चा है। ठीक है, उसके बाद भर्ती कराने वाली जो संस्थाएं होती हैं, मतलब इन सेवाओं में भर्ती कैसे होगी, रिक्रूटमेंट जो है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी, तो उनका इसमें ब्यौरा प्राप्त होता है। तो अध्याय जो पहला है इसमें, उसमें सिंपल सेवाएं और ये 308 से लेकर 314, और उसके बाद लोक सेवा आयोग के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो 315 से लेकर शुरू हुई है और 323 पर जाकर खत्म हुई है। तो ऐसे इसमें 2 अध्याय बटे हुए। इसके बाद भाग 14A, ठीक है, ये एक अलग है, इसमें अधिकरणों की चर्चा है और इन अधिकरणों का जो प्रावधान है वो 323A से शुरू होकर 323B पर समाप्त हो जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं गया है, तो इस 14A को आप याद रखिएगा। इसके बाद है भाग 15, निर्वाचन का प्रावधान इसमें है, 324 से लेकर 329A तक ये फैला हुआ है। और उसके बाद देख रहे हैं आप कि ये भाग 16 आ गया, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें है। ठीक, आर्टिकल आप देख लीजिए। अब देखिए राजभाषा, ये भाग 17 में है। ठीक है, राजभाषा का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 17 में है। 243 से लेकर 351B तक इसका जो प्रावधान है वो हमें दिखाई देता है। अब इसमें अध्याय बटे हुए हैं, तो अध्याय जो है उन्हें देख लेने की आवश्यकता है। अध्याय 1 में संघ की भाषा कौन सी होगी, ठीक है, संघ की अपनी भाषा कौन सी होगी, इसका ब्यौरा है और 343 से लेकर 344 तक ये पूरा फैला हुआ है। इसके बाद कुछ प्रादेशिक भाषाएं भी होती हैं, तो वो अध्याय 2 में वर्णित है। यहाँ आप 17वें में ही देख रहे हैं, जो अध्याय 2 है उसके विषय में। तो प्रादेशिक भाषाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ये 345 से शुरू होकर 347 पर खत्म होता है। इसके बाद है अध्याय 3, जो कि संघ तो अपनी भाषा चुन लेता है, लेकिन जो न्यायालय है वहाँ पर कौन सी भाषा चलेगी। आमतौर पे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ हम भाषा की ही सिर्फ चर्चा करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इत्यादि की भाषा क्या होगी, तो 348 से लेकर 349 यहाँ तक पूरे जो आर्टिकल हैं उसमें इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद अध्याय 4 आता है, जो कि भाग 17 के अंतर्गत ही है, और अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए हुए हैं और ये 350 से लेकर 351 तक चला गया है। अब आ जाता है भाग 18, यहाँ देख रहे हैं आप, और भाग 18 में इमरजेंसी के प्रोविज़न है, आपातकालीन जो उपबंध है वो सब दिए हुए हैं, कौन सी परिस्थिति में आपातकाल लगता है, कैसे लगता है, कब हटाया जाता है, वो सब। और ये 352 से लेकर 360 तक चला गया है। जिन परिस्थितियों में आपातकाल लगता है उन सभी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद है भाग 19, इसमें प्रकीर्णों का उल्लेख है और ये 361 से लेकर 367 तक फैले हुए हैं। इसके बाद भाग 20, यहाँ देख रहे हैं आप, संविधान में संशोधन भी हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये सीखा कि अपना संविधान जो है उसको सुधारा भी जा सकता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि 50-60 साल पहले या 70-80 साल पहले जो चीज़ बनी है उसमें बाद में फेरबदल न किया जा सके। मतलब वो चीज़ वर्तमान समय में प्रासंगिक है या नहीं, इसको सोचने की आवश्यकता होती है। तो संविधान में संशोधन हो सकता है, केवल शर्त इतनी है कि उसका मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, जो उसका फ्रेम है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। बाहर से अगर आप कुछ नया इसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ जो संशोधन का अधिकार है मूल रूप से संसद के पास होता है। और 368वां जो आर्टिकल है वो इसी के बारे में बताता है। ये है भाग 20। इसके बाद है भाग 21, और भाग 21 जो है ये अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों की चर्चा करता है। 369 यानी 369 से लेकर 392 यानी 392 तक जो आर्टिकल हैं वहाँ तक इनका प्रावधान दिखाई देता है। और अंतिम जो भाग है 22वां, यहाँ देख रहे हैं आप, संक्षिप्त नाम इसमें दिए हुए हैं। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ है, निरसन है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई हैं और ये फैला हुआ है 393 से लेकर 395वां आर्टिकल तक। तो ये सब हमने तालिकाबद्ध तरीके से देख लिया है।
हमने अनुच्छेदों को देखा, भागों को देखा। अभी और विस्तार से चर्चा इन पर होगी। मतलब ये है कि हम सभी अनुच्छेदों को विस्तार से देखेंगे। अभी हमने पार्ट देखे हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये देखा है। लेकिन प्रत्येक आर्टिकल में क्या क्या चीज़ है अलग सेपरेटली हम उसको देखेंगे, और उसके लिए आपको दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, यानी इसका पार्ट 2। तो इस एपिसोड में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।